अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में निगरान हुकूमत मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए अहम इक़दाम उठा रही है। ख़ास तौर पर स्पेशल इनिशिएटिव एंड फैसिलिटेशन काउंसिल का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है, जिसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुशखबरी सुनाई है कि सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक आइंदा 2 से 5 साल के दौरान पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। अरब ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में अब तक ये सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि सऊदी अरब की जानिब से कानकनी, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की जाएगी, जो पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मौसर कोशिशों का नतीजा है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना यह भी था कि बलूचिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 6 खरब डॉलर्स मालियत की मादनियात हैं। रेकोडेक जैसे मंसूबों पर अगर काम शुरू किया जाता है तो आलमी सतह पर पाकिस्तान को बेहतर नुक्ता नज़र से देखा जाएगा। नाज़रीन, गैर मुल्की सरमायाकारी किस तरह मुल्क की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने और मुल्क में खुशहाली लाने का सबब बनेगी, इस पर पहले आपको एक पैकेज दिखा देते हैं, फिर हमारे पास गेस्ट होंगे और ये जो खबरें मैंने अभी आपसे शेयर की हैं इस पर उनसे बात करेंगे। मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब और मशरिक़ वुस्ता से 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी 2 से 5 साल में पाकिस्तान आएगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए बैरूनी सरमायाकारी को फिरोग हासिल होगा, जिसके जरिए मईशत मुस्तहकम होगी। We are trying to attempt and focus and rearrange whatever space is available to us on fiscal policy, on monetary policy. One of the area for which we already have got legislative and statutory force behind us is the initiative of SIFC. And SIFC is somewhere where the economic revival of 24 million people's future lie. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चीन के साथ हमारे मजबूत और गहरे ताल्लुकात हैं। सी-पैक मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए मुकम्मल पुरज़्म हैं। रूस खित्ते और आलमी बिरादरी का अहम मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात के नए दरवाजे खोलना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की चैलेंज से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है। अफगानिस्तान से आलमी ताकतों के इनखला का अमल बेहतर अंदाज में मुकम्मल नहीं किया गया और छोड़े गए असलहे के बायस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। अपनी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुनासिब इक़दामात कर रहे हैं। The leftover gadgets by US and its allies in Afghanistan should have been handed over to an entity which could have been responsible. Fighting capacity of these outfits has been enhanced. This is a challenge which probably was not well thought of. निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 6 खरब डॉलर मालियत की मादनियात हैं। रिकॉर्डिक मंसूबा मादनियात से फायदा उठाने की पहली कड़ी है। नए जखीरे को काम में लाने के लिए बैरूनी सरमायाकारी की जरूरत है। कई ममालिक के साथ मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए राब्ते में हैं। मंसूबों के आगाज से आलमी सतह पर पाकिस्तान को मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखा जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी नाज़रीन, और इसी रिपोर्ट पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, माहिर इक्तिसादियात हैं, नामवर बिजनेसमैन हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा जी। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं आप हमारी दरख्वास्त पर प्रेस से। मिर्ज़ा साहब ज़रा पहले तो ये बता दीजिएगा, ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसका जो क़याम है ये इसलिए किया गया था कि फैसिलिटेट किया जा सके ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम सरमायाकारों को जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आपके भी इल्म में है मिर्ज़ा साहब, और हम लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि अभी भी पाकिस्तान में अगर कोई बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करना चाह रहा है तो बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जिनकी वजह से सरमायाकार कहीं और का रुख कर लेते हैं। या फिर आप इस बात से डिसएग्री करेंगे और आप समझते हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेशन काउंसिल है ये बिल्कुल इसमें जो कुछ है वो काफ़ी है, इनफ है, और इससे सरमायाकारी जो है उसका लाना ईजी है? मिर्ज़ा साहब देखिए, ये जाने वाली हुकूमत ने द बेस्ट थिंग they have done is
कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम है, जो सिविल और अस्करी क़यादत के ऑन बोर्ड लेने के बाद हाईएस्ट लेवल पे दोनों तरफ से लोगों को इसमें जिम्मेदारियां दी हैं और जनरल आसिफ मुनीर साहब का कलीदी किरदार है इसमें। ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2019-2018 के हैं, लेकिन अभी तक लिंक डाउन इसलिए हो रहे थे कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स था, उनमें जो लेजिस्लेटिव तब्दीलियां करनी थी वो नहीं हुई थी, जो पॉलिसी में इस्लाहात करनी थी, अमेंडमेंट्स करने थे वो नहीं हुए थे, और वो प्रोजेक्ट जो है टेक ऑफ नहीं हो सके। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने उन प्रोजेक्ट्स को सबको एक ओनरशिप के साथ लिया है। पहला प्रोजेक्ट उसमें ये ग्वादर में अरामको के साथ, पाकिस्तानी कंपनियों के साथ ऑयल रिफाइनरी का था, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो अभी कराची आए हुए थे जनरल आसिफ मुनीर साहब, उन्होंने बिजनेसमैनों से 50 बिजनेसमैनों से मिले थे और बहुत तफसीली मुलाकात 4 घंटे से ज्यादा रही है। अच्छा। उसमें उन्होंने क्या बतलाया है कि जी गल्फ ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरेबिया और यूएई 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। हम उन्हें जमीनें देंगे और उन्हें वो तमाम सहूलतें देंगे जिसपे वो ज़राई अजनास यहाँ उगा सकें, और न सिर्फ उगा सकें बल्कि उसको एक्सपोर्ट कर सकें गल्फ ममालिक में। मैं भी जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर था और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, तो डेलीगेशन लेके गया था आसमा, और वहाँ की शेख लुबना बिन खालिद अल कासमी जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड थी, उन्होंने कहा हमें जीसीसी कंट्री के लिए फूड सिक्योरिटी चाहिए अगर पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन क्योंकि स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल जैसी कोई ताकतवर चीज नहीं थी, लिहाजा हम उन्हें अपडेट नहीं कर सके, जमीनें नहीं दिला सके, और वो पॉलिसियों में एक्सपोर्ट की जो वो एश्योरेंस मांग रहे थे हम नहीं दिला सके। और ये सब मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनरल आसिफ मुनीर को, इन्होंने वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे हैं जो वर्केबल है, जो ड्यूएबल है, और बेहतरीन होमवर्क किया है। प्रोजेक्ट तो सब लेके ऑफर कर देते हैं, होमवर्क नहीं होता। जब वो हमसे बात कर रहे थे उनमें इतना होमवर्क था कि इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल के एम्बिट में ये स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल एफएटीएफ का एक रिप्लिका है। एफएटीएफ में भी फौजी और सिविल क़यादत ने मिलके पाकिस्तान को गराई लिस्ट से निकाला था, और अब ये फैसिलिटेशन काउंसिल भी उसी बुनियाद पर सिविल अस्करी क़यादत का। बिल्कुल जाहिर है अगर दोनों एक पेज पर होंगे तो उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान ही को होने जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ निगरान वज़ीर आज़म ने भी कही है, और उन्होंने ये बात की है हमारे बलूचिस्तान के हवाले से। कहना उनका ये था कि यहाँ पर 6 खरब डॉलर से ज़ायद की मादनियात हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं और आप ये ज़ाहिर है हमारे बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मादनियात से माला माल मुल्क है, लेकिन उस तरह से हमारे लोग जो हैं, जिस तरह से उनको फिर इस मादनियात से माला माल मुल्क की वजह से होना चाहिए, तो उस तरह से ये लोग तो माला माल नहीं हैं। यहाँ पर तो गुर्बत दिखाई देती है। जो वजूहात थी वो हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि अभी उन वजूहात को दूर करने के लिए जो इकदाम किए गए हैं बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर जो मादनियात मौजूद हैं, जो रेकोडेक मनसूबे के हवाले से जो बात होती है, जो दीगर और मनसूबे हैं उन पर क्या हुआ वो भी सभी के सामने है, लेकिन अभी क्या ऐसा होने जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर जिसे हम देखेंगे कि वाक़तन ये जो वहाँ पर मादनियात का एक ज़ख़ीरा मौजूद है, ये न सिर्फ वहाँ के लोगों को बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा दे रहा होगा बहुत जल्द। ये आसमा, आपने ये जो पूछा कि पाकिस्तान मादनियात से माला माल है लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी हमारा मुकद्दर बनी हुई है, वो काला सोना जमीन से नहीं निकला है जो थर में 75 सालों से ऑयल कंपनियों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिसी नहीं बनने दी, और वो काला सोना जमीन के अंदर ही दफन रहा। इसी तरह बलूचिस्तान में सोने और तांबे के दुनिया के बड़े ज़खायर जो रिकोडेक जिस पे अब काम करना शुरू कर रहे हैं, उसके आसपास ये जमीन, ये खित्ता सोने और तांबे के ज़खायर से भरा हुआ माला माल है। और वो अब हम सऊदी अरब को और गल्फ ममालिक को, कुवैत, कतर को हम ऑफर कर रहे हैं कि आप भी रिकोडेक की तरह आपकी कंपनियां भी इसमें मिनरल्स और माइनिंग में सरमायाकारी करें, और वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। सऊदी अरब में बिलखुसूस माइनिंग की जो एक उनकी नेशनल कंपनी है, वो पूरी दुनिया में ढूंढती है कि कहाँ पे मिनरल्स हैं
और वहां पे फिर वो जॉइंट वेंचर्स करते हैं, और हम इतने करीबी दोस्त लेकिन बराबर बड़ा में हैं। जरूरी है कि ये जॉइंट वेंचर जो है ये जॉइंट वेंचर ही हो, और इसका फायदा जो है वो पाकिस्तान को भी उतना ही हो रहा हो जितना कोई और कंपनी, और मेरे ख्याल में इस मुआहदे में मौजूदा हुकूमत जो है वो भी, और जैसे आपने जो हमारी अभी, जी मिर्जा साहब कुछ फरमा रहे हैं आप? में आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप पे गुर्बत में कमी आएगी, बलूचिस्तान पसमानदा है, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा। ठीक है। तो ये तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला को तरस आ गया है कि अब हम उन एरियाज के ऊपर हाथ डाल रहे हैं जो हमारी किस्मत बदल सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये जैसे हम कहते नहीं हैं कह इट्स रहे हैं नेवर कि टू सोने लेट। चांदी के अब शहर है। खैर बहुत ये देर हो कहना गई, लेकिन सर्वे चलें अभी भी अगर शुरू कर लें तो इसका फायदा हो सकता है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने अपने पहले जब आपने गुफ्तगू का आगाज किया मिर्जा साहब, उसमें बताई कि आप एक वफ्द को लेकर गए थे बैरून मुल्क। अब आपको नहीं लगता कि कुछ वफूद और भी बैरून मुल्क जाने चाहिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान के बारे में हमें कुछ बताया जाए। और दूसरा ये कि वहाँ से भी वफूद को मदऊ किया जाना चाहिए है कि वो लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ आकर हालात देखें। बिल्कुल सही है, वो नहीं है जो पोर्ट्रे किया जाता है खुसूसन भारत जैसे ममालिक की जानिब से हमारे बारे में। मिर्जा साहब? आसमा, ये 3 सेक्टर, आईटी, मिनरल्स और एग्रीकल्चर, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमें रोड शो करने चाहिए, इनका पोटेंशियल बताएं, मुख्तलिफ सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं जी वो जी शेयर करें, जी। और वो ममालिक जो मिनरल्स में एक्सपर्टीज रखते हैं उनके साथ ज्वाइंट वेंचर और सरमाकारी के प्रोजेक्ट जो है वो हम लगाएं। ये जो है हम $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं। जनरल असद मुनीर ने कहा, मैंने एमबीएस से कहा था कि मैं $1 बिलियन या $2 बिलियन के लिए नहीं आया, मुझे $25 बिलियन तो चाहिए ये अपना एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट के लिए, और फिर $10 बिलियन चाहिए जिनके हम पाक रुपीस में आपको पे करेंगे। हमें रिजर्व्स को स्टेबलाइज करने, क्योंकि हमारा रुपया बुरी तरह से स्लाइड कर रहा है, और रुपया जो है बुरी तरह से डेप्रिशिएट हो रहा है, डी वैल्यू हो रहा है, जो महंगाई का सबब बन रहा है। आई एम रियली सॉरी, इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी सारी चीज़ें आपसे हमें जानने को मिल रही थी। आई विश मैं आपसे और बात कर पाती, ख्वाहिश थी मेरी, और यकीनन जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो भी चाह होंगे। आपके वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ एंगल की वजह से भी और कुछ और वजूहत भी हैं, ज़्यादा बात आपसे हो नहीं पाएगी। लेकिन बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे इक़्तिसादियात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे। उनका तज्ज़िया आपने सुना। मुल्क में जी अब बहुत बड़ी सरमायाकारी आने वाली है, और ख़ासतौर पर अरब ममालिक की जानिब से आने वाली है, और साथ ही साथ बलूचिस्तान में जो इतना बचपन से, जैसे मैंने पहले भी काम सुनते चले आए हैं कि मादनियात की दौलत से माला माल ये ख़ित्ता है, ये हिस्सा है, ये, और ये ज़ाहिर बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मादनियात हैं, बस उनकी खोज लगाने की, उनको निकालने की, और बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ अच्छे एग्रीमेंट्स करने की ज़रूरत है, जिसका फ़ायदा उनको भी हो रहा हो, नो डाउट वो इन्वेस्ट इस वजह से कर रहे होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा हो रहा हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। Our allied partners to the 47th Top Flying Wing exercise. अगर 1 सेकंड के बाद पुल किया होता ना तो आप इस वक्त यहाँ नहीं होते। हम हैं और हम रहेंगे।
वेलकम बैक। नाज़रीन, जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान की बात करेंगे, जिसका 43वां सरबराही इजलास इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में हो रहा है और इसमें म्यांमार के सियासी बहरान समेत खित्ते में दरपेश मसाइल से निपटने पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मेज़बान इंडोनेशिया के सदर ने अपने खिताब में मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मजीद संगीन होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा ये कि आसियान तंजीम खित्ते में अमन और खुशहाली की खातिर ताउन को फ़रोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पुख्ता अमन के लिए हमें अपने फैसले खुद करना होंगे। नाज़रीन, 2021 में फौजी बगावत के बाद म्यांमार की सरबराह को माजूल कर दिया गया था और वहाँ मुखालिफिन के खिलाफ होने वाली जो खूनरेज़ कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला जारी है और इसी के हल के लिए जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की ये तंजीम यानी आसियान इख्तलाफात का शिकार है। दूसरी जानिब इसी तंजीम के वज़राए ख़ारिजा सतह का इजलास भी मुनक्किद किया गया और इस इजलास में बहरीन जनूबी चीन की आबी गुज़रगाह पर पैदा होने वाले इख्तलाफात को बाहमी इत्तेफाक राय से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अच्छा नाज़रीन, लेकिन क्या आसियान के जो ममालिक हैं इन अहम इशूज़ पर अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? इस बारे में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी, हम उनसे बात करेंगे। शाजिया अनवर चीमा साहिबा मुझे ज्वाइन करेंगी, माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स की, लेकिन उनसे उनका तज्जिया जानने से पहले आपको इस सारे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का 43वां सरबराही इजलास इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में हो रहा है। इजलास के पहले रोज रुकन मुल्कों की जानिब से म्यांमार के बहरान और बहरीन जनूबी चीन में पाए जाने वाले इख्तिलाफ राय को दूर करने के लिए तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने खिताब में कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस मुश्किल तर होते जा रहे हैं और वो बड़ी ताकतों के दरमियान अपने असर रसूख काम करने के लिए मुकाबले का बायस बन रहे हैं। आसियान ने किसी भी ताकत का फरीक न बनने और अमनो खुशहाली के लिए किसी के साथ भी ताउन करने पर इत्तेफाक किया है। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये तंजीम अपना सफर जारी रखे और हमें अमन के हुसूल के लिए अपने जहाज का कप्तान खुद बनना चाहिए। मलेशिया ने आसियान के इजलास के दौरान म्यांमार के मसले पर मजबूत इक़दामात का मुतालबा किया है। 10 रुकनी जनूब मशरकी एशियाई ग्रुप 2021 की फौजी बगावत की वजह से पैदा होने वाले बहरान पर तनाव और इख्तिलाफात का शिकार है और बहरान को हल करने के सिलसिले में उसी की सिफारती कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं। फ्रांसीसी खबर से एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10 रुकनी आसियान में म्यांमार के हवाले से कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। तमाम कोशिशें नाकाम ही रही हैं। म्यांमार 2021 में फौजी बगावत के नतीजे में मुंतखब सरबराह की माजूली और मुखालिफिन के खिलाफ होने वाली खूनरेज कार्रवाइयों के नतीजे में हलाकत खेज तशद्दुद से दुचार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन जनूबी चीन की आबी गुजरगाह के दावे पर भी तंजीम के कुछ रुकन ममालिक इख्तिलाफात का शिकार हैं और इस समुंदर के बड़े हिस्से पर मलेशिया, वियतनाम और फिलिपाइन समेत खित्ते के दीगर ममालिक अपना दावा करते हैं। इस आबी गुजरगाह पर बीजिंग और जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात को बाहमी इत्तेफाक राय से हल करने पर जोर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि लोगों की निगाहें हम पर लगी हुई हैं। हम साबित करेंगे कि आसियान की अहमियत अब भी है और ये खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। आसियान एक बैनुल हुकूमती इदारा है जिसमें 10 जनूब मशरकी एशियाई ममालिक ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इस तंजीम का बुनियादी मकसद सियासी और इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना और इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। ये इत्तेहाद 650 मिलियन से ज्यादा लोगों की नुमाइंदगी करता है। इस हफ्ते के अवाखिर में इंडोनेशिया 18 ममालिक पर मुश्तमिल मशरकी एशिया समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें अमरीका, चीन, जापान, भारत और रूस भी शामिल होंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और इस सारे मामले पे हम बात करने जा रहे हैं शाजिया अनवर चीमा साहिबा से, माहिर है इंटरनेशनल अफेयर्स की और वीडियो लिंक पे मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं मेरे शो के लिए। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम पहले तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रही हैं। और दूसरा मैम, आज हम बात कर रहे हैं आसियान के हवाले से, जिसको जब भी बात की जाती है तो समझा ये जाता है कि खत्ते के इलाकाई मसाइल जो हैं उनको हल करने में ये तंजीम जो है इसका बड़ा अहम किरदार रहा है। पहले तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे लिए, हमारे देखने वालों के लिए इसकी जो अहमियत है इस तंजीम की, इस गिरोह की, उस पर ज़रा अगर आप रोशनी डाल सकें मैम शाजिया।
आसमा, इसकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है कि जब इसको बनाने का ख्याल ही आया था तो यही था कि इस पूरे खिते के लिए जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगी, एक फोर्स, और बाद में इसमें और ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। और ये ख़ास तौर पे हमारा जो एशिया पैसिफिक है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और वो एक बहुत बड़ा इलाका है, वो एक बहुत बड़ा जोग्राफिया है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ नहीं आसमा, ये उतनी फाल साबित नहीं हुई। अब इसकी वजूहात जो है बहुत सी हैं, इसके पीछे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं जिनमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत बाकायदगी से अपना इजलास भी मुनक्किद करते हैं, बहुत बाकायदगी से ये पूरी बॉडी जो है वो रन भी करती है, मगर इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो हमेशा से क्वेश्चनेबल रही है, और जिसका इजहार जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट्स में जो बाकायदा जो है वो प्रीमियर्स ने किया है कि हमारे साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उतने एक्टिव रहे नहीं हैं। हम जिन मसाइल को हल करने के लिए मैदान में उतरे थे, हमारे वो मसाइल वैसे के वैसे हैं अब, और हमें और वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरियात बढ़ती जा रही है। हमारी प्रेजेंस जो है, हमारी वॉइस जो है वो इस खित्ते में जितनी इम्पोर्टेंट है वो इतनी एम्पलीफाई नहीं हो रही है, और उसको ऑगमेंट होना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं, अगर आप अभी के रिसेंट इजलास के रेफरेंस से बात करें तो वो बात ये कर रहे हैं कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पे एक फ्यूचर का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्रू हो रहा है। हम पावर्स की राइवलरी का शिकार हैं। हमें एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए साउथ एशिया सी में, साउथ चाइना सी में। हमें एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ वर्क चाहिए म्यांमार से डील करने के लिए। तो म्यांमार उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। चाइना और यूएस की राइवलरी बहुत बड़ा इशू बनी हुई है, और प्लस और बहुत सी तंजीमें उतने टाइम में जो है, जब से, हालांकि ये सबसे पुरानी है लेकिन उसके बाद फिर और बहुत सी एशिया पैसिफिक रिम आ गया, उसके बाद फिर पैसिफिक आइलैंड अलायंस आ गई, तो और बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ गई जिन्होंने इनकी कैपेसिटी को अंडरमाइन किया। हालांकि ये सबसे पुराने थे और ये उन सबको रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये इतने फ्रूटफुल नहीं रहे अपने एजेंडास को फुलफिल करने में, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर और बॉडीज बननी शुरू हो गई। ठीक है, और बॉडीज बनना शुरू हो गई, और ये इनके दरमियान उतना इत्तेहाद नहीं रहा, और जो आपसी इनके मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, उन पर भी आपने रोशनी डाल दी। लेकिन जो मेज़बान है इंडोनेशिया, उसके सदर ने जब यहाँ पर खिताब किया है तो उन्होंने कहा कि हमारा जो आने वाला आगे वक्त है, जो मुस्तकबिल है, उसमें इस तंजीम के लिए चैलेंजेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो फिर ऐसे में इसके किरदार पर तो एक सवालिया निशान नहीं आपको लग जाता कि अगर ये खुद से ये कहा जा रहा है इस तंजीम की जानिब से कि अब जो आगे आने वाला वक्त है वो इसके लिए कड़ा हो सकता है? ये इस पे सवालिया निशान से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि ये उनकी रिजर्वेशंस है, और पहली दफा उन्होंने खुलकर ये बताया। इससे पहले तो हम जैसे क्रिटिक्स यही कहा करते थे कि आसियान जो है वो फंक्शनल नहीं है, उसके उतना एक्टिव नहीं है। जो एजेंडाफाई ये करते हैं, जो एजेंडाज ये अपने समिट्स में देते हैं, वो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज पहली दफा वो खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं और बाकायदा पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम है क्या। हमें, और प्रॉब्लम वही है कि हम हाथियों की लड़ाई का शिकार हुए हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ब्लॉक फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल ही जो है 2 दिन पहले चाइना ने जो सजेस्ट किया है मैप अपना जो है, उसको फिलीपीन ने और इंडिया ने बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है। अब जब तक आपको साउथ चाइना सी के अंदर एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ कंडक्ट जो है उसको आप उस पे यूनिफाइड, उस पे यूनैनिमसली आप एग्री नहीं करेंगे, प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंट्रीज को चाइना से प्रॉब्लम है, कुछ कंट्रीज को नहीं है, और उसमें फिर यूएस की जो है उसका किरदार भी जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उनकी तकरीर का जो क्रक्स था वो यही था कि हमारे प्रॉब्लम्स के हल ना होने में सबसे बड़ी वजह जो है वो हमसे ज्यादा हमारी जुग्राफियाई हकीकत है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इंडोनेशिया ही के हवाले से इसी हफ्ते के आखिर में हम देख रहे होंगे
वीकेंड पर अगर हम कह लें कि 18 ममालिक पर मुश्तमिल जो एक ग्रुप है मशरक़ी एशिया समिट, उसकी भी मेज़बानी ये कर रहा होगा। इसमें ज़ाहिर हम जानते हैं बड़े अहम ममालिक हैं, अमेरिका है, चीन है, जापान है, भारत है और फिर रशिया भी इसमें शामिल है। इस समिट के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के नायब सदर हैं, रूसी वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो भी शिरकत कर रहे होंगे। कुछ पेशरफ्त आप देखती हैं कि इसमें होने जा रही है? कुछ बड़ी खबरें इस समिट के बाद हमारे सामने आ रही होंगी इंडोनेशिया से? इससे पहले एक समिट हो जाएगा, इंडो पैसिफिक समिट हो जाएगा। इससे पहले इनका एक आसियान प्लस समिट भी हो चुका होगा और ये तीसरा या चौथा समिट होगा इसी सीरीज में जो है। उसमें एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बाइडेन ने डिसाइड किया है कि वो G20 के समिट जो है प्रोबेबली उसमें जो है वो शिरकत करेंगे। तो अपनी जगह पे उन्होंने कमला हैरिस जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है। इसकी अगर देखा जाए डिप्लोमेटिकली या फंक्शनली तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस जाहिर है। अगर एक ही टाइम पे दो समिट हो रहे हैं तो किसी ने एक उसमें जाना होता है, दूसरा जो है वो सेकंड प्रीमियर किसी और में चला जाता है। लेकिन अब इसमें से होता क्या है, वो फिर वही सोचने की बात है कि ये डिस्कशन करेंगे क्या। ये डिस्कशन करेंगे म्यांमार की और इस बात की कि नेक्स्ट समिट जो है जिसमें म्यांमार जो है वो आसियान को होस्ट करने वाला है, क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें ये डिस्कशन पे आएगा कि क्या म्यांमार जो है उसको अगली होस्टशिप ट्रांसफर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और म्यांमार की सूरत हाल को कैसे देखा जाए। प्लस अगेन जो है सबसे बड़ा इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ग्लोबल नॉर्थ की रिजर्वेशंस है साउथ चाइना सी के हवाले से, चाइना के जो कंडक्ट के बारे में, उसके लिए वो प्रॉपर फ्रेम ऑफ कंडक्ट मांग रहे हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये टेबल पे जब रखे जाएंगे तो इनमें से क्या बीच में से निकलता है। उसके साथ हम यूक्रेन और रशिया जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट भी देख रहे हैं और इंडो पैसिफिक जो है और खासतौर पे ओशंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है और इन सारे मामलात पर बात हो रही होगी, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हल हो रहे होंगे बहुत सारे इसमें से मामलात, तो अभी ऐसा होता हुआ इस बैठक में एटलीस्ट दिखाई नहीं देता है। बहुत शुक्रिया शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, माहिर इंटरनेशनल अफेयर्स। आप उनका इस आसियान का जो 43वां इजलास है उस हवाले से उनका तज्जिया सुन रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't वेलकम बैक। नाज़रीन, शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रवा माह रूस का दौरा करेंगे। सदर पुतिन शिमाली कोरिया से तोप खाने के गोले और टैंक शिकन मिसाइल हासिल करना चाहते हैं, जबकि शिमाली कोरिया के सरबराह रूस से सैटेलाइट और जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोजों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करने पर बात कर रहे होंगे। जब हम बात करते हैं शिमाली कोरिया की, तो उनके जो सरबराह हैं वो बुलेट प्रूफ ट्रेन के जरिए रूस के साहिली शहर जाएंगे, जहाँ उनके रूसी सदर से मुलाकात मुतवक्किल है। ताहम अभी तक मुलाकात का मकाम क्या होगा इसको खुफिया रखा गया है, ज़ाहिर सिक्योरिटी वजूहात के बना पे। रूसी वज़ीर दिफ़ा ने जुलाई में प्योंगयांग में अपने हम मनसब से मुलाकात के दौरान कहा था कि शिमाली कोरिया की शराकत मॉस्को के लिए काफ़ी अहम है, जिसके बाद अमेरिका ने शिमाली कोरिया को खबरदार किया था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को हथियार फराहम करने से बाज रहे।
बरतानिया, जनूबी कोरिया और जापान अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठा चुके हैं कि सलामती काउंसिल ने शुमाली कोरिया के साथ हथियारों की सौदेबाजी पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिस पर रूस ने भी दस्तखत कर रखे हैं। इसीलिए उसे इस मामले में एहतियात करनी होगी। नाज़रीन, अमेरिका समेत पूरा मगरब यूक्रेन को जंग के लिए जदीद जंगी हथियार फराहम कर रहा है और जल्द ही उसे F-16 तैयारे भी मिलने वाले हैं। लेकिन अगर शुमाली कोरिया और रूसी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात होती है तो वो खतरा क्यों बन जाती है? इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के खिलाफ जंग में जिस तरह मगरिब कीव के लिए जंगी इमदाद के ढेर लगा रहा है और उसे जदीद तरीन हथियारों हत्ता के F-16 तैयारों की फराहमी भी जल्द ही मुमकिन बनाने वाला है। इसी तरह रूस ने भी अपने अहम इत्तेहादी शुमाली कोरिया से रवाबित बढ़ाए हैं और दोनों मुल्क जंगी हथियारों के हवाले से अहम मुआहदा करने जा रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया की सरबराह किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए इस माह रूस का दौरा करेंगे। ये मुमकिन मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए फौजी साजो सामान हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दोनों रहनुमाओं के माबैन मुमकिन मुलाकात की खबर ऐसे वक्त सामने आई जब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने मशरकी महाज जंग डनियस का दौरा किया है। उन्होंने अपनी फौजियों से मुलाकात की वीडियो भी पोस्ट की है। गैर मुल्की खबर संदाने के मुताबिक यूक्रेन अपने जनूब और मशरक दोनों इलाकों में इंतहाई मौसर जवाबी कार्रवाई कर रहा है, हालांकि पुतिन ने उसे नाकाम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ताहम मॉस्को अपनी फोर्सेज को तकवीत फराहम करने के लिए मजीद फौजी साजो सामान की फराहमी के लिए बेचैन दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल की तर्जमान ने कहा है कि रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान हथियारों के लिए मुज़ाकरात सरगर्म तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, हमारे पास इतलात हैं कि किम जोंग उन चाहते हैं कि बातचीत जारी रहे और उसमें रूस में रहनुमा की सतह पर सिफारती बातचीत हो। अमेरिका ने गुज़िश्ता हफ्ते खबरदार किया था कि रूस अपने जंगी इक़दामात के लिए बड़े पैमाने पर हथियार हासिल करने की खातिर शुमाली कोरिया के साथ खुफिया बातचीत कर रहा है। रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने जुलाई में प्योंगयांग में अपने हम मनसब से मुलाकात के दौरान कहा था कि शुमाली कोरिया की शराकत मॉस्को के लिए अहम है। आलमी मीडिया के मुताबिक पुतिन शुमाली कोरिया से तोपखाने के गोले और टैंक शिकन मिसाइल चाहते हैं। बैनुल अक़वामी जरीदे के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि किम जोंग उन सेटेलाइट और जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोजों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी कौम के लिए खुराकी इमदाद हासिल करने के ख्वाह हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका, बरतानिया, जनूबी कोरिया और जापान ने कहा था कि रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान ताउन बढ़ाने का कोई भी मुआहिदा सलामती कौंसिल की उन करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी जिनमें प्योंगयांग के साथ हथियारों के सौदे पर पाबंदी आयद की गई है और रूस भी इस मुआहदे पर दस्तखत करने वालों में शामिल है। रिपोर्ट आपने देखी। अब हम बात करेंगे अफ्रीकी मुल्क नाइजर की, जहां 26 जुलाई की फौजी बगावत के बाद फ्रांसीसी फौज को मुल्क से निकालने के लिए अवाम की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क के मुजाहिरों के बाद फ्रांस की हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए हैं और नाइजर की फौजी हुकूमत को यकीन दिलाया है कि उनकी फौज नकलो हमल को महदूद करने और मिशन ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात पर आमादा है। नाइजर के साबिक सदर बाज़ोम ने मुल्क के साहिली इलाकों में शिद्दत पसंदों के खिलाफ लड़ाई के लिए 1500 फ्रांसीसी फौजी तैनात कर रखे थे। इसके अलावा फ्रांस नाइजर को भारी इमदाद भी फराहम कर रहा था, लेकिन फौजी हुकूमत आने के बाद उसने 13 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की इक्तसादी मुआवनत मुअत्तल कर दी थी और इसी पर सरकारी फौज ने पहले फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का हुक्म दिया था। फिर अवामी सतह पर मुल्क गिर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ और इसमें मुतालबा यह किया जा रहा था नाज़रीन कि फ्रांसीसी आर्मी को भी मुल्क से निकाल कर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो सरकारी फौज के हवाले किया जाए। अवाम के शदीद एहतजाज के बाद अब दोनों हुकूमतें इस मसले के हल की तरफ बढ़ रही हैं। नाइजर और फ्रांस के दरमियान बढ़ती सर्द जंग के बारे में कहा जा रहा है, तज्जिया ये किया जा रहा है कि इसका बातचीत से खात्मा जो है वो मुमकिन है। अभी इस बातचीत के लिए कितनी एफर्ट्स की जा रही हैं, इस पर आपको एक पैकेज दिखाते हैं।
नाइजर में अवाम के मुल्कगीर मुजाहरों के बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि वो नाइजर में तैनात अपनी फौज की नकलो हरकत को महदूद करने या उसे वापस फ्रांस बुलवाने के हवाले से मुज़ाकरात करने को तैयार है। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा के करीबी हलकों का कहना है कि फ्रांस की फौज नाइजर में अपने हम मनसूबों के साथ मुल्क में फ्रांसीसी फौजी वसाइल की नकलो हरकत में नरमी के बारे में मुज़ाकरात कर रही है। उन्होंने इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं किया और न ही ये वाज़ेह किया है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे या मसले को पहली ही नशिस्त में हल कर लिया जाएगा। फ्रांसीसी फौज के 1500 जवान नाइजर के साहिली इलाकों में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और उन फौजियों की रिहाइश दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट के करीब है। 26 जुलाई 2023 को नाइजर की फौज ने इस वक्त सदर मोहम्मद बाजूम को मासूल करके हुकूमत का तख्ता उलट कर इक्तदार संभाल लिया था, तो साबिक सदर के गैर मुल्की फोर्सेज के फैसलों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए मुअत्तल कर दिया था। फ्रांसीसी हुकूमत ने फौजी इक्तदार के बाद नाइजर हुकूमत से ताल्लुकात को महदूद कर लिया और उसने 13 करोड़ 10 लाख डॉलर की इक्तिसादी मुआवनत मुअत्तल कर दी थी, जबकि नाइजर में अपनी नकलो हरकत को भी महदूद कर लिया था। नाइजर में अवाम भी गैर मुल्की फौज की अपनी सरजमीन पर मौजूदगी के खिलाफ हो गई और मुल्कगीर मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया। उधर नाइजर की हुक्मरान नई फौजी कौंसिल ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटे की मोहलत देने के बाद नाइजर के दारुल हुकूमत न्यामी में फ्रांसीसी सफारतखाने की पानी और बिजली की सप्लाई मुनक़ते कर दी और किसी भी खाने और सामान की फ्रांसीसी सफारतखाने को सप्लाई पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये धमकी भी दी गई कि कोई भी फरीक जो नाइजर में फ्रांसीसियों को सामान और खिदमात फराहम करने के अमल में मदद करेगा उसे आज़ाद कौम का दुश्मन तस्वुर किया जाएगा। गैर मुल्की खबर से एजेंसी के मुताबिक ज़राए के हवाले से बताया गया है कि नाइजर में नए फौजी हुक्मरानों ने ज़ेंडर शहर में फ्रांसीसी कौंसल खाने का पानी और बिजली भी मुनक़ते कर दी। इतलात के मुताबिक कौमी कौंसल बराए तहफ़्फ़ुज़ वतन की कौमी इमदादी कमेटी की सरबराह ने तमाम फ्रीकैन और शराकतदारों से कहा है कि वो फ्रांसीसी अड्डों पर खाने पीने की अशिया, पानी और बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दें। फ्रांस की वजारत खारजा का कहना है कि फ्रांसीसी हुकूमत को बगावत के मनसूबा साजों को दरख्वास्त के बारे में बता दिया गया है, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है। सफीर की तस्दीक नाइजीरिया के मजाज और जायज हुकाम से होनी चाहिए, मगर मुल्कगीर मुजाहिरों में शिद्दत आने पर फ्रांसीसी हुकूमत और नाइजर के फौजी हुक्मरान इस बात पर आमादा हो गए हैं कि इस मसले को बिल बैठ कर हल कर लिया जाए। इकवास के सरबराह ने इस बात पर जोर दिया कि ये ग्रुप नाइजर की फौजी कौंसिल के तजवीज़ करदा 3 साला मंसूबे को कभी कबूल नहीं करेगा और जल्द ही अगले इकदामात का ऐलान करेगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। भारतीय रियासत मणिपुर की संगीन सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी करने पर बीजेपी सरकार ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदर आर्तीन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते शाये होने वाली एक रिपोर्ट में तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में होने वाले वाक़यात की सिर्फ सरकारी रिपोर्टिंग करने पर भारतीय मीडिया के अदाकारों को तनकीद का निशाना बनाया था और इंटरनेट पर पाबंदी को सहाफ़ियों के लिए अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी से रोकने की एक कोशिश करार देते हुए कहा था कि रियासती हुकूमत तनाज़े के दौरान मुतासिब हो चुकी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और दीगर इदारों ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अरकान के खिलाफ मुकदमे के अंदराज की मजम्मत की है। अमरीकी खातून अव्वल फिर कोरोना का शिकार हो गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन G20 ममालिक के सरबराही इजलास में जाने ही वाले थे, लेकिन उससे कबल उनकी अहलिया जिल बाइडन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। जिल बाइडन ने कोरोना वैक्सीन भी लगवाई थी। अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 80 साला जो बाइडन का भी टेस्ट किया गया, जो मनफी आया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो फलस्तीनी शहरियों पर आयद पाबंदियां खत्म करे और फलस्तीन के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए। चीनी खबरसां इदारे के मुताबिक उन्होंने ये मुतालबा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोनिक राब्ते के दौरान किया। फलस्तीनी सदर ने कहा कि इसराइली अफवाज और आबादकार 2 रियासती हल को कमज़ोर और जारहाना तर्ज अमल के जरिए अमन के हुसूल के तमाम इम्कानात को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि इसराइली हुकाम को इन तमाम खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए पाबंद करने की जरूरत है। समुद्री तूफान हाईकुई के टकराने के बाद चीन के जनूब मशरक़ी सूबे फुजियान में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। कई इलाकों में 24 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिशों की वजह से मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है
मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बरतानिया में गर्मी में इजाफे की वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने रवां हफ्ते दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। बरतानिया को 32 सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा दर्जे हरारत का सामना है और मुमकिन तौर पर इस साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। हीट वेव की वजह से इंग्लैंड और वेल्स के बेशतर हिस्से मुतासरा इलाकों में शामिल हैं, जबकि स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के कुछ हिस्सों में भी दर्जा हरारत ज्यादा रहने का इम्कान है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक तस्वीर शाया करके अपने फॉलोअर्स को हैरान कर दिया। उन्होंने तस्वीर में बहरी कज़ाक का रूपदार रखा है और दाएं आंख पर काली रंग की पट्टी बांधी हुई है। उनके चेहरे पर दाएं जानिब खराशें हैं। जर्मन चांसलर ने तस्वीर पर तबसरा किया कि वो मेम्स को देखकर बहुत पुरजोश हैं। अपनी सेहत के बारे में मुमकिन खदशात को जाहिर न करने की ख्वाहिश करते हुए ओलाफ शोल्ज ने यह भी लिखा कि नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया।